हेलो बाबू, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजीव सर। आज आप लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति क्लास 10 का। तो आइए हम शुरू से बता रहे हैं क्षेत्रमिति क्या होता है और इसमें इस क्षेत्रमिति को हल करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है इसके प्रश्नों को। तो आइए सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन लिया जाए। तो देखिए बाबू, इसमें क्षेत्रमिति है, समझ में आ रहा है। क्षेत्रमिति का मतलब होता है मेंसुरेशन। देखिए, क्षेत्र मिति किसी क्षेत्र के जो मिति मिति मतलब घेरा होता है, किसी भी क्षेत्र के जो घेरा संबंधित जानकारी होता है उसे ही क्षेत्र मिति कहते हैं। क्या सुना आपने? किसी भी क्षेत्र संबंधित जो घेरा होता है इसे ही क्या कहते हैं? क्षेत्र मिति कहते हैं। तो यह जो क्षेत्र मिति है 10th क्लास का प्रथम प्रश्नावली है। तो इसमें क्या है, वृत्त संबंधित हम लोग को पढ़ना है, वृत्त संबंधित प्रश्नों को पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले वृत्त संबंधित जानकारी ली जाए। तो वृत्त जाना जाए क्या होता है। देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? वृत्त जानेंगे। वृत्त तो समझिए वृत्त क्या होता है। इस तरह के आकार जो होता है उसे वृत्त कहते हैं। इसे परिभाषित कैसे करेंगे? तो कहेंगे एक गोलाकार पथ को वृत्त कहते हैं। एक गोलाकार पथ को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और देखिए बाबू, इसमें एक गोलाकार पथ को वृत्त कहते हैं जिसमें इसको जो बीच वाला पॉइंट है इसे हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बीच वाला पॉइंट को केंद्र कहते हैं। केंद्र समझेंगे। ये जो रेखा दिखाई दे रहा है इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। इस रेखा को परिधि बोलते हैं। इसे परिमाप भी कहते हैं, परिमिति भी कहते हैं, जिसे सी द्वारा सूचित करते हैं। हम यहाँ सब बात लिख रहे हैं। परिधि बोलेंगे या परिमाप बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे या परिमिति बोलेंगे। परिमिति इसी को सी द्वारा सूचित करते हैं या पी द्वारा सूचित करते हैं। अगर परिधि कहे तो सी कहेंगे और परिमाप या परिमिति कहेंगे तो पी कहेंगे। तो जानिए, इसमें इस जो वृत्त है इसके बीच वाला जो पॉइंट है इसे क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। और यह किसका केंद्र है? तो वृत्त है तो वृत्त का केंद्र बोलेंगे। और ये जो रेखा दिखाई दे रहा है इस रेखा को हम लोग परिधि, परिमाप या परिमिति बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको परिभाषित कर दे रहे हैं। परिभाषित कर दे रहे हैं यह होता क्या है। ऐसे सब इसका परिभाषा हम मौखिक बोल दिए हैं, फिर भी इसे हम लिख दे रहे हैं। परिभाषा क्या बताया गया है? एक गोलाकार पथ। देखिए बाबू, पथ मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। उस रास्ता को क्षेत्रमिति की भाषा में पथ बोलते हैं। ऐसे पथ जो शब्द होता है बहुत ही अच्छा शब्द होता है, इसीलिए पथ शब्द को हम लोग यूज करते हैं। तो क्या लिखा जाएगा? एक गोलाकार पथ, एक गोलाकार पथ को वृत्त कहते हैं। एक गोलाकार पथ को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। यही इसका परिभाषा हुआ। और इसके बाद इसमें वृत्त संबंधित बहुत सा जानकारी मिलेगा। देखिए बाबू, इसमें क्या होता है, यहाँ से हम इसको यहाँ पर एक और फिगर बना रहे हैं, समझेंगे स्पष्ट रूप से। इसी बात को हम यहाँ पर लिख रहे हैं और समझेंगे। इसमें हम लोग बहुत सा पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत सा जानकारी हम लोग को मिलेगा कि वृत्त में क्या क्या होता है। अभी आपने जाना कि यहाँ जो रहता है उसका नाम क्या होता है? तो उपयुक्त चित्र देख सकते हैं। यहाँ वाला का नाम क्या होता है? केंद्र होता है। इसे ओ द्वारा सूचित करते हैं। उसके बाद इस केंद्र से इस परिधि में जो रेखा खींचेंगे इसका नाम होगा त्रिज्या। इसका नाम क्या होगा बाबू? त्रिज्या होगा। इसका नाम त्रिज्या होगा। त्रिज्या का परिभाषा क्या होना चाहिए? तो देख लीजिए, हम बताए हैं इस रेखा को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। और बीच वाला जो होता है पॉइंट उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट कहे का मतलब बिंदु हुआ। बीच वाला जो बिंदु हुआ उसे केंद्र बोलेंगे। इस रेखा क्या बोलते हैं? तो रेखा का नाम होता है परिधि। और यह जो रेखा सरल रेखा है, सरल मतलब सीधा रेखा, यह जो रेखा है केंद्र और परिधि को स्पर्श कर रहा है, मतलब दोनों से होते हुए गुजर रहा है। तो कह सकते हैं यह सरल रेखा है, वह सरल रेखा जो केंद्र और परिधि को स्पर्श करता है। या सेकंड बोल सकते हैं,
वह सरल रेखा जो केंद्र और परिधि से गुजरता है, केंद्र और परिधि से गुजरता है, मतलब केंद्र से होते हुए परिधि तक में गुजरेगा या परिधि को स्पर्श करेगा, इसे क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। केंद्र से लेकर परिधि तक का जो स्पर्श रेखा होगा वह क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। क्या सुना आपने? केंद्र से परिधि तक का स्पर्श सरल रेखा त्रिज्या कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं, इसलिए बाबू इसे आर द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए बाबू, इसमें अगर इसको ऐसे ऐसे मिला दिया जाए तो देख रहे हैं सीधा हो गया। ये अभी देखिए केंद्र से यहाँ से मिलाएंगे, केंद्र से परिधि मिला है, अर्थात ये भी क्या कहलाएगा? त्रिज्या। जब ये त्रिज्या कहलाया, यह भी क्या कहलाएगा? त्रिज्या। लेकिन जब टोटल मिला देंगे तो इस टोटल का नाम जानते हो क्या होता है? टोटल का नाम व्यास होता है। टोटल का नाम क्या होता है? व्यास होता है। व्यास, इसे डायमीटर बोलते हैं, इसीलिए डी द्वारा सूचित करते हैं। देखिए बाबू, एक व्यास में कितना त्रिज्या होगा? तो देख सकते हैं, केंद्र से यहाँ मिला है तो त्रिज्या, केंद्र से यहाँ मिला है तो त्रिज्या, दो क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। और दोनों त्रिज्या जब मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। यह भी एक प्रकार का सरल रेखा ही है। आप कह सकते हैं वह सरल रेखा जो वृत्त के दो परिधियों का बिंदु और केंद्र को स्पर्श करता है उसे व्यास कहते हैं। देखिए परिभाषा रटते नहीं, समझते हैं। वह सरल रेखा जो वृत्त के, देख रहे हैं वृत्त है, या वृत्त के परिधि है, या परिधि को दो बिंदु का स्पर्श किया है, केंद्र को स्पर्श किया है। देखिए बाबू, इसे केंद्र समझेंगे। वह सरल रेखा जो वृत्त के परिधि के दो बिंदु और केंद्र को स्पर्श करते हुए गुजरता है उसे व्यास कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं व्यास का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? दो त्रिज्याओं के द्वारा। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं दो त्रिज्याओं का योग व्यास कहलाता है। एक तरह से बाबू इसका परिभाषा और भी दे सकते हैं। देखिए दो त्रिज्या मिला है, इसको हम लोग R1 कहते हैं, इसे भी R1 कहेंगे। दोनों त्रिज्या मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा? आपका व्यास कहलाएगा। तो बोले हैं दो त्रिज्याओं का योग व्यास कहलाता है। इसका परिभाषा एक तरह से आप दे सकते हैं। देखिए बाबू, इसमें दो त्रिज्याओं का योग, तो दो त्रिज्या क्या हो गया आपका? R प्लस R हो गया। योग मतलब जोड़ होता है, इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2R हो जाएगा। तो देख रहे हैं त्रिज्या का दोगुना हो गया, जो त्रिज्या है उसका दोगुना हो गया ही। अर्थात कह सकते हैं त्रिज्याओं के दोगुना वाला सरल रेखा व्यास कहलाता है। त्रिज्याओं के दोगुना वाला सरल रेखा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। कई तरह से परिभाषित इसे किया गया है। आपको जो भी मन करेगा उसको आप लिख लेंगे, वीडियो को बार बार आप सुनेंगे, और आप जो मेरा परिभाषा अच्छा आपको लगेगा उस परिभाषा को आप नोट कर लेंगे आप उसका अच्छा तरह से। तो आइए बाबू, आप समझ गए। इसमें आप सबसे पहले क्या जानकारी लिए? वृत्त। वृत्त क्या होता है? एक गोलाकार पथ को वृत्त कहते हैं। एक गोलाकार पथ को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। सेकेंड जाना आपने केंद्र। देखिए वृत्त है, इसके जो अंदर का बिंदु एकदम बीचों बीच जो बिंदु है उसी बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं। केंद्र किसका है? वृत्त का है, तो कह सकते हैं वृत्त का केंद्र। परिधि समझ में आ गया? ये वाला देखिए परिधि का मतलब जानिए क्या होता है। परिधि को परिभाषित कैसे करेंगे तो ये भी जानेंगे। देखिए किसी भी वस्तु को चारों ओर को जो घेरा होता है वही उसकी परिधि कहलाता है, परिमाप भी कहलाता है। आप कह सकते हैं किसी वस्तु के चारों ओर के घेरा को परिधि या परिमाप या परिमिति कहते हैं। अर्थात समझ में, घेरा। क्या सुना आपने? घेरा। देखिए बाबू, घेरा जो होता है किसी वस्तु के चारों ओर का घेरा, वही घेरा क्या समझते हैं हम लोग? उसी घेरा को हम लोग परिधि समझते हैं या परिमाप समझते हैं या परिमिति समझते हैं। तो यहाँ तक ले आपको जानकारी मिला। इसके बाद हम इसमें और भी जानकारी कुछ देंगे, तब इसका कंसेप्ट लिखेंगे कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्नावली को हल करने के लिए, इस प्रश्नों को हल करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है हम उसे लिखेंगे। लेकिन बाबू सर्वप्रथम हम लोग ये जानकारी लेंगे ताकि क्वेश्चन में जब नाम देगा, इसमें त्रिज्या कहेगा तो हम कैसे दर्शाएंगे, व्यास कहेगा तो कैसे दर्शाएंगे, परिधि कहेगा तो कैसे दर्शाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। इसलिए बाबू हम आपको पहले समझा दे रहे हैं कि किसको क्या कहा जाएगा। तो अब इसे व्हाइट वॉश करके आगे का बताएंगे। तो आइए बाबू, इसमें हम वृत्त संबंधी जो जानकारी दिए हैं पहले उसका थोड़ा सा कंसेप्ट हम लिख दे रहे हैं।
बहुत सा कंसेप्ट समझाना इसमें है, बहुत सा ऐसी बात है जो समझाना है। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले जितना हम लोग समझे हैं पहले उससे संबंधित क्या करेंगे, उससे संबंधित हम लोग जो जो इसमें फॉर्मूला होगा, सूत्र होगा, उसे हम लोग लिख लेंगे। तो आइए इसे हम लिख रहे हैं। इसमें फर्स्ट फार्मूला होगा, फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं, ब्रीथ है, यहाँ लिख रहे हैं फार्मूला। देखिए हम तो आपको एक से अधिक लिखवाएंगे ब्रीथ संबंधित फार्मूला, तो इसलिए यह प्लुरल शब्द हो गया फार्मूला, इसलिए हम फार्मूला का प्लुरल क्या लिखते हैं, फार्मूले लिखते हैं। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते होंगे तो इसे जान जाएंगे। फार्मूला का प्लुरल जो रूप होता है, फॉर्म होता है, वह फार्मूले होते हैं। स्पेलिंग मिला लेंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो कंफ्यूज करते हैं कि फार्मूला का प्लुरल क्या होता है, एस लगाया था, वो कंफ्यूज करता है। तो ऐसी बात नहीं बाबू, फार्मूले होता है इसका प्लुरल। तो जानिए इसमें फर्स्ट सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रीथ का क्षेत्रफल। देखिए जो व्हाइट भाग दिखाई दे रहा है ब्रीथ में, ये व्हाइट है जो घेरा है, देखिए ये वाला जो घेरा हुआ है, ये जो है मार्कर से जो घेरे हैं, यह घेरा परिधि हो गया। और इसके अंदर जो व्हाइट भाग है इसे हम लोग क्षेत्र बोलते हैं। ऐसी क्षेत्र का जब हम लोग जो मान ज्ञात करते हैं, इसी मान को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, इसको हम लोग क्षेत्र बोलते हैं। इस क्षेत्र के मान को जब हम ज्ञात करते हैं, यह क्षेत्र है कितना, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। अर्थात समझ में आ गया, यह व्हाइट भाग क्षेत्र कहलाएगा। और जब इस क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे हम लोग, तो वह क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। अर्थात समझ गए कि हमको सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, इसका क्षेत्रफल निकालना चाहिए। तो लिखेंगे ब्रीथ का क्षेत्रफल। क्या होगा बाबू, ब्रीथ का क्षेत्रफल। ब्रीथ का क्षेत्रफल, आप क्षेत्रफल को ए भी लिख सकते हैं, ऐसे ब्रीथ का क्षेत्रफल कहिए या ब्रीथ का ए लिखेंगे। ए मतलब एरिया होता है, इंग्लिश वाले लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल या सर्कल बोलते बोले, लेकिन सर्किल पढ़ते हैं, बहुत लोग सर्कल पढ़ता है लेकिन सर्किल पढ़ते हैं, ठीक है। अशुद्ध नहीं पढ़ना, शुद्ध पढ़ना इसे। तो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होगा। ब्रीथ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। सेकेंड होगा बाबू ब्रीथ, हम लोग इसमें क्षेत्रफल के बाद क्या जाने हैं, परिधि। तो परिधि जानेंगे, ब्रीथ की परिधि। परिधि का हम कई नाम बताए हैं, लेकिन यहाँ हम कई नाम लिख रहे हैं। आप इसके पहले जो लिख बताए पॉइंट, उससे आप नोट कर सकते हैं, इसे कई नाम होता है, उसी के जरिए आप नोट कर लेंगे। अभी हम फिलहाल में यही लिख रहे हैं, यहीं पर परिधि लिख रहे हैं। तो इसको हम सी द्वारा करते हैं सूचित, इसलिए सी लिखेंगे। ब्रीथ की परिधि होता है, परिधि लिखा हुआ है 2 पाई आर। क्या होता है बाबू, 2 पाई आर होता है। तीसरा होता है फॉर्मूला ब्रीथ, ब्रीथ का व्यास। व्यास लिखाता है, मतलब व्यास भी आप लिख सकते हैं, लेकिन शुद्ध क्या होता है, व्यास होता है। तो ब्रीथ का व्यास, जिसको हम लोग डी द्वारा करते सूचित, यह फॉर्मूला क्या होता है, 2r होता है। हम आपको इसके पहले प्रमाणित करके दिखाए हैं कि दो त्रिज्याओं का योग व्यास कहलाता है। तो r प्लस r करेंगे तो 2r हो जाएगा, अर्थात क्या हो गया, व्यास 2r हो गया। अब देखिए बाबू, अब हमको ब्रीथ के यदि त्रिज्या निकालना होगा तो इसी को हम हेर फेर कर देंगे, तो ब्रीथ का त्रिज्या चला आएगा। ब्रीथ की त्रिज्या, त्रिज्या को आर बोलते हैं। आर निकालना होगा क्या करेंगे, देखिए हमको इस आर को निकालना होगा तो क्या करेंगे, या 2 गुना के रूप में है, इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, अर्थात फॉर्मूला क्या बन गया, d/2 बन गया। या हिंदी में लिख सकते हो व्यास बटा 2। यह ब्रीथ का, ब्रीथ संबंधित हम लोग जो पढ़े हैं उससे संबंधित क्या हुआ, कंसेप्ट को फॉर्मूला के रूप में ब्रीथ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ब्रीथ की परिधि होता है 2 पाई आर, ब्रीथ का व्यास होता है 2r और ब्रीथ का त्रिज्या होता है d/2 होता है। इसके बाद हम लोग अगला इसका पॉइंट समझेंगे, फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला जानेंगे। चलिए बाबू अब नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, और उसको जानने से पहले उसे पहले समझ लेंगे। तो आइए, ट्रिपल स्टार हुआ, यानी तीसरा पॉइंट हुआ। आप नंबर भी दे के अपना लिख सकते हैं। आपने इसे क्या कहा ब्रीथ कहा, इसके पहले अपने इसका नाम क्या जाने, ब्रीथ जाने हैं, इसका नाम ब्रीथ हो गया। इसके पहले आपने जाना इसका नाम क्या था, ब्रीथ था। तो देखिए आपको बताए होंगे ब्रीथ के एकदम बीचों बीच अंतर्गत जो बिंदु होगा उसे क्या कहेंगे, केंद्र बोलेंगे।
इस केंद्र से हम यहाँ मिला देंगे इस परिधि में रेखा, क्या कहलाएगा, त्रिज्या होगा। अगर हम यहाँ से एक और मिला दिए, हम एक और मिला दिए, ये भी क्या कहलाएगा, त्रिज्या। एक बात सदैव याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है यह क्वेश्चन लगभग में 95% मतलब समझिए तो पूछने की गारंटी रहता है। तो जानिए बाबू, वृत्त में पूछ देगा त्रिज्याओं की संख्या होती है। तो आप जानिए इस केंद्र से इसमें जितना मिलाएंगे रेखा सब त्रिज्या कहलाएगा। अर्थात आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ भी मिलाएगा तो क्या होगा, त्रिज्या। तो कल्पना क्या कर सकते हैं कि हम कितना हो मिला सकते हैं। कितना हो कहे का मतलब क्या हुआ, अनंत मिला सकते हैं। अर्थात समझ में आ गया, वृत्त में अनंत त्रिज्याओं की संख्या होती है। यानी किसी वृत्त में कितने त्रिज्या हो सकती है, अनंत होगी। अनंत को आप अनगिनत भी कह सकते हैं। तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन उसे भी बता दिए है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछता है। वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। ऑब्जेक्टिव में आपका रहेगा, गारंटी रहेगा। अगला पॉइंट है, हम इस केंद्र से यहाँ मिला दिए तो क्या हो गया, त्रिज्या। फिर यहाँ से हम मिलाते क्या हो गया, त्रिज्या। और वृत्त में सब त्रिज्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस केंद्र को ओ द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए बाबू, हम इसका यहाँ पर नामकरण ए दे दिए, नामकरण यहाँ देखिए, यहाँ देना जरूरी है, यहाँ दे भी सकते हैं ना भी दे सकते हैं, लेकिन आपको हम दे दे रहे हैं सुविधा के लिए। ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। अब देखिए बाबू, इसमें हाई जो भाग है इसका नाम क्या बोले हैं, ये जो भाग है इस भाग का नाम क्या बोले हैं, परिधि। अब देख रहे हैं इसमें दो त्रिज्या, इसका नाम त्रिज्या है। देखिए बाबू, दो, इसका नाम त्रिज्या है। दो त्रिज्या परिधि के कुछ भाग को घेर लिया है। दो त्रिज्या जो है परिधि के कुछ भाग को घेर लिया है। तो दो त्रिज्या जब परिधि के कुछ भाग को घेर लेगा तो इस स्थिति में इसका नाम, जो घेरा हुआ भाग है परिधि का, उसका नाम परिधि नहीं होगा, उसका नाम हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं तीर के निशान देके, इसका नाम हो जाएगा चाप, जिसको अंग्रेजी में आर्क बोलते हैं। आर्क बोलते हैं, चाप कहेंगे। अर्थात समझ गए चाप किसे कहते हैं। देखिए सुनिए, बढ़िया से गौर कीजिएंगे तो आपको परिभाषा इसका समझ में आ जाएगा। बढ़िया से गौर करेंगे तो परिभाषा इसका समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं यह चाप कैसे बना है। यह चाप, पहले चाप क्या है, परिधि का एक छोटा भाग है जिसे दो त्रिज्या का किया है, कवर कर लिया है। दो त्रिज्या कवर कर लिया मतलब घेर लिया है। तो कह सकते हैं दो त्रिज्याओं के द्वारा परिधि के घेरा हुआ भाग चाप कहलाता है। दो त्रिज्याओं के द्वारा, इसे लिखेंगे नहीं, आप वीडियो बार बार अपना सुनेंगे, याद हो जाएगा, या सुन के अपना लिख लेंगे। दो त्रिज्याओं के द्वारा परिधि के घिरा हुआ भाग चाप कहलाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, चाप। तो चाप जो होता है, क्या देख रहे हैं, यह चाप होगा। यह चाप छोटा नहीं है, यह चाप क्या हुआ, एक बिंदु नहीं है, बिंदु से 12 है। अर्थात चाप जब होता है तो चाप के लंबाई निकलता है। जब भी वृत्त में चाप शब्द आवे तो चाप संबंधित क्या उसका फॉर्मूला निकलता है, चाप की लंबाई निकलता है। चाप का क्षेत्रफल नहीं होता है, क्योंकि वह एक ओर से घिरा होता है, चारों ओर से घेरा नहीं होता है। इसलिए चाप का क्या निकलता है, चाप का निकलता है क्या जी, इसमें इसका फॉर्मूला बन जाएगा लंबाई। चाप की लंबाई निकलेगा। चाप की लंबाई क्या होगा बाबू, चाप की लंबाई, लंबाई को लेंथ बोलते हैं। फॉर्मूला होगा पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री होगा। चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। और दूसरा पॉइंट समझना है बाबू, इसमें देखिए ये चाप जो है कैसे बना है, दो त्रिज्या घेर लिया है। अर्थात इसके द्वारा यह भी तो भी स्थान घेरा गया है। यह जो स्थान घेराया है दो त्रिज्या है और एक चाप है। अर्थात जहाँ भी घेरा हुआ चीज रहे, जहाँ भी घेरा हुई चीज हो गया, वहाँ पर क्या समझते हैं, उसकी परिधि भी निकल सकता है। किसी भी माध्यम से घेरा हुआ होगा उसका क्या निकलेगा, परिधि। अब सोचिए चाप के द्वारा परिधि निकल सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल निकल सकता है। देखिए परिधि के लिए क्या करना चाहिए, इसकी परिधि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। चाप के द्वारा इसका परिधि निकल सकता है, मतलब त्रिज्या की मदद से इसका परिधि निकल सकता है। तो अगर परिधि निकलना होगा तो क्या होगा, इसका लिखेंगे चाप की परिधि। चाप की परिधि। आपका प्रश्न इस पर नहीं होगा, लेकिन आप जानिए जानकारी के लिए यह फॉर्मूला होता है। देखिए घेरा कथी कैसे कैसा है, दो त्रिज्या से घेरा हुआ है। तो परिधि का मतलब होता है किसी वस्तु के चारों ओर के घेरा। आप किसी वस्तु के चारों ओर के घेरा को घेर दीजिएगा,
घेर दीजिएगा, वही क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। अर्थात फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2r। देखिए r प्लस r 2r। आई क्या हो गया जी, ये आपका हो गया, ये जो है आपका चाप हुआ, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर अभी तो लिखे हैं, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। एक बात ध्यान देना है यहाँ पर, एक बात यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो है, ये जो भाग है, ये वाला भाग कथी कहलाता है, चाप कहलाता है। ये वाला जो भाग क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। लेकिन बाबू है जो भाग है, ये वाला भाग, इस भाग को हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं, इस भाग को त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब देखिए बाबू, चाप है, चाप की हम परिधि लिखे हैं, यह परिधि जो है, देखिए चाप की परिधि कहने का मतलब है कि केवल चाप घेरा हुआ हो। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ परिधि में चाप की नहीं होगा, त्रिज्यखंड की परिधि होगा। इस बात को याद रखना है, यहाँ चाप की परिधि नहीं होगा, क्योंकि यह चाप अकेला थोड़ा घेरा है जी। त्रिज्यखंड देखिए इसमें क्या है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग जो घिरा हुआ है, ये भाग घेरा हुआ है, इस त्रिज्या से घेरा हुआ है, इस त्रिज्या से घेरा हुआ है, इसके द्वारा घेरा गया है। इसका मतलब है चाप की परिधि नहीं होगा, त्रिज्यखंड की परिधि होगा। इसलिए होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हम बना दे रहे हैं, त्रिज्यखंड बना दे रहे हैं, आपका त्रिज्यखंड का हो जाएगा। आइए बाबू, नेक्स्ट पॉइंट है, हम इसके पहले इसको चाप बताए थे, तो चाप की हम लंबाई लिख दिए हैं, वहाँ परिमिति मिस्टेक उससे लिखा गया था, उसे हम हटा दिए हैं। नेक्स्ट पढ़ना हम लोग को, इसमें ये जो व्हाइट भाग है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है त्रिज्यखंड। क्या नाम है, त्रिज्यखंड नाम है, इसका नाम क्या है जी, त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड है, तो इसका ये देख रहे हैं, हम बताएं कि व्हाइट जो भाग होता है इसे क्षेत्र बोलते हैं, तो जो क्षेत्र होता है उसी का क्षेत्रफल निकलता है। अब तो समझ में आ गया कि त्रिज्यखंड का क्या निकलना चाहिए। त्रिज्यखंड का क्या आ रहा है यहाँ पर, क्षेत्र। इस व्हाइट भाग क्या बोलेंगे, क्षेत्र बोलेंगे, अर्थात क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल निकले, जहाँ भी क्षेत्र आ जाए उसका क्षेत्रफल निकलता है। यानी इसमें हम लोग क्या जानेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और एक बात और, ये जो त्रिज्यखंड है यह घेरा हुआ है इस रेखा से, मतलब त्रिज्या से और किससे, चाप से। तो इसका क्या होगा, इसका परिमिति निकलेगा, जो कि इसके पहले मिस्टेक से हम चाप में बोल दिए थे। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसे ये कह सकते हैं, यह फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। सेकेंड पॉइंट होगा इसकी क्या होगा, परिमिति होगा। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड की परिमिति या परिधि भी कह सकते हो। तो इसके पहले जो हम लिखे थे चाप वाला में, वही यहाँ पर लिखा जाएगा, जो कि मिस्टेक हुआ था। या क्या होता है, देखिए, तो अब बताए हैं आपको हम कि परिमिति का मतलब होता है किसी भी वस्तु को चारों ओर का घेरा। तो देखिए बाबू, जो त्रिज्यखंड बना है, यह कौन कौन पॉइंट से घिरा हुआ है, देख रहे हैं, दो त्रिज्या से घिरा हुआ है और एक चाप के द्वारा घिरा हुआ है। तो दो त्रिज्या क्या हो जाएगा, एक त्रिज्या का मान आर, तो सेकंड त्रिज्या का मान भी आर, तो दोनों का जोड़ कितना होगा, 2r हो जाएगा। अर्थात हो जाएगा 2r प्लस, इसका नाम क्या है, चाप है। तो चाप के लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। अर्थात यह फॉर्मूला इसका हो गया। त्रिज्यखंड जो होता है उसकी परिमिति का फॉर्मूला क्या होगा, 2r इंटू पाई आर, सॉरी 2r प्लस पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। देखिए आप इसे आप और आगे बढ़ा सकते हैं, इसे थोड़ा और चाहेंगे तो आप आगे बढ़ा सकते हैं अपना सुविधा के लिए, याद करने के लिए। इसमें देख रहे हैं चीज मिल रहा है, इसमें क्या आर कॉमन मिल रहा है। यदि आर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, आर इंटू 2 प्लस पाई थीटा बटा 180 डिग्री। तो देखिए बाबू, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आप इसमें से आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 प्लस पाई थीटा बटा 180 डिग्री। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं।
आपको जो सुविधा के अनुसार अच्छा लगेगा आप उसे याद कर लेंगे। इसी का यह सेकेंड फॉर्म हुआ। अपना से कहीं लिखा नहीं गया, इसी में कॉमन लेकर लिखा गया है। तो आप याद रखेंगे त्रिज्यखंड जो होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना होता है 360 डिग्री, और त्रिज्यखंड की परिमिति होता है 2r प्लस पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ पर है। क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे 360 डिग्री, परिधि में क्या लिखेंगे, परिधि का या परिमिति तो क्या लिखेंगे 180 डिग्री बटा में लिखेंगे। देखिए बाबू यहाँ पर जो होगा उसे कोण समझेंगे। कोण को थीटा मान लिया जाता है। आप ऐसा चाप में भी बनाएंगे, चाप की लंबाई निकालेंगे तो वहाँ भी यहाँ जो भी रहेगा कोण समझेंगे, तो वहाँ भी जो भी कोण दिया रहेगा आप उसको यहाँ दर्शाएंगे, क्योंकि कोण यही ना बन रहा है तो आप यहाँ दर्शाएंगे। तो त्रिज्यखंड में आप दो बातों को याद रखना है आपको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और सेकंड क्या हो त्रिज्यखंड की परिमिति। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाएगा। चलिए बाबू सेकेंड पॉइंट है ये जानेंगे हम लोग। देखिए इसके पर हम लोग क्या जाना, त्रिज्यखंड जाना। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग इसे क्या बोले थे, इसके पहले चाप बोले थे, इसके क्या बोले थे त्रिज्या बोले थे। अब देखिए इसमें एक और है, एक और पॉइंट है आ जा रहा है एक्स्ट्रा, उसे समझेंगे। वो अगर वह इसमें आ जाएगा तो क्या उसका नामकरण होना चाहिए। देखिए अगर हम इसको ऐसे मिला दें, इसको हम अगर ऐसे मिला दें तो जानते हो इसका नाम क्या होगा। अगर इसे ऐसे मिला दें तो देखिए इसमें आपको दो बात दिखाई दे रहा है ऐसे मिलाने से। फर्स्ट ये पहले से क्या था, त्रिज्यखंड था, और उसमें इस रेखा को आने से यह एक तरह इसमें क्या हो गया, एक त्रिभुज भी बन गया। लेकिन एक बात और समझना, ये रेखा का नाम क्या हुआ तो ध्यान देना है, यह एक वृत्त है। इसमें अगर इस केंद्र से गुजारेंगे ऐसे कोई रेखा, केंद्र से होते हुए गुजारेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। लेकिन केंद्र से न गुजारेंगे यह सब क्या होगा, जीवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। केवल केंद्र से नहीं गुजरना चाहिए। वह रेखा जो परिधि को दो बिंदुओं का स्पर्श करता है, वह रेखा जो परिधि के दो बिंदु का स्पर्श करता है उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। लेकिन व्यास क्या करता है, परिधि के दो बिंदुओं का स्पर्श करता है, इसके साथ साथ केंद्र को भी स्पर्श करता है। तो जीवा और व्यास में यही अंतर होता है। तो समझ में आ गया। देखिए हम जीवा के दिए हैं परिभाषा बताए हैं, वह रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं का स्पर्श करे। व्यास जैसा ये काम नहीं करता है। व्यास क्या करता है, परिधि के दो बिंदु का स्पर्श करता है, इसके साथ साथ क्या करता है, केंद्रों का स्पर्श करता है। लेकिन पर जीवा क्या होता है, केवल वृत्त के परिधि के दो बिंदु का स्पर्श करेगा। याद रखना है, केंद्र का स्पर्श नहीं करेगा, उसका नाम क्या होगा, जीवा होगा। तो जीवा आ गया तो देख रहे हैं इसमें एक बताओ, हई जो भाग बच गया जीवा के द्वारा, तो त्रिभुज बन गया। मतलब त्रिज्यखंड दो भागों में बट गया, एक इधर एक इधर। इधर वाला क्या कहलाएगा, त्रिभुज, इधर वाला क्या कहलाएगा, ये जानेंगे। इसको हम छायांकित कर रहे हैं समझने के लिए। ये तो बाबू त्रिभुज हो गया, लेकिन जिसे हम छायांकित किए हैं इस भाग का नाम हो जाएगा वृत्तखंड। वृत्तखंड नाम हो जाएगा। देख रहे हैं पूरा 12 भाग है। पूरा 12 भाग का कौन सा भाग है, बहुत छोटा भाग हो गया ये। पूरा 12 भाग में कौन सा भाग है, छोटा भाग हो गया। पूरा 12 भाग में ये जो छायांकित भाग क्या है, बहुत छोटा हो गया। तो छोटा को हम लोग लघु भी बोलते हैं। कभी है छोटा का टुकड़ा है तो टुकड़ा खंड बोलते हैं। अर्थात इसका दो नाम हो गया, लघु खंड हो गया। क्या हो गया बाबू, इसका दो नाम हो गया, लघु खंड हो गया। इसे हम लोग दो नाम से परिचित होते हैं। एक बोलेंगे वृत्तखंड, दूसरा क्या बोलेंगे, लघु खंड। इसका क्षेत्रफल हो गया, यह जानेंगे। इसका क्षेत्रफल, इसका क्या होगा क्षेत्रफल, यह जानेंगे। हम यहाँ लिख रहे हैं नंबर देखें, वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला लग रहा है कि छोटा है लेकिन देखा बड़ा फॉर्मूला इसी करता है। ऐसे आप देख लेंगे अच्छी तरह से तो आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। इसका फॉर्मूला होता है वृत्तखंड का आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। देखिए आप देखिए इसमें इसका परिमिति निकल सकता है कि नहीं।
तो हम बताए हैं अब परिमिति किसका निकालना संभव कर सकते हैं। तो याद रखना है जो घेरा रहे। तो देख रहे हैं यह भी भाग घेरा हुआ है, यह भाग घिरा हुआ है, यह भाग क्या हुआ जी, घिरा हुआ है। तो इसका परिमिति निकल सकता है। कैसे निकलेगा, तो देखिए यह देख रहे हैं यह रेखा के द्वारा घेरा हुआ है, यह रेखा के द्वारा घेरा हुआ है, और किसके द्वारा घेरा हुआ है, यह चाप के द्वारा। अर्थात वृत्तखंड जो होगा, वृत्तखंड की परिमिति क्या हो जाएगा, तो जानेंगे। तो आप किसी भी चीज़ को निकालना होगा परिमिति, देखिए कथी से घेरा हुआ है, तो यह जो है जीवा से घेरा हुआ है। किससे घेरा हुआ है, जीवा से। तो लिख दीजिए जीवा। प्लस किससे घेरा हुआ है, प्लस किससे घेरा हुआ है, देख लीजिए इसका नाम कथी है, इसका नाम कथी है, चाप है। तो लिख देंगे चाप। चाप ना कह के चाप की लंबाई कहेंगे, चाप की लंबाई हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। अर्थात इसका फॉर्मूला क्या हो गया, वृत्तखंड की परिमिति का जीवा प्लस चाप की लंबाई। अब अगर आप जीवा के नाम यहाँ दे दिए ए बी, तो आप इस संकेत में ए बी लिखेंगे, और चाप जो है चाप की लंबाई कहती है ए बी है, तो इसको भी हम आप ए बी लिखेंगे। लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें, दोनों बराबर लिखे तो कैसे पकड़ेंगे कौन क्या होगा। जब चाप की लंबाई होता है उस पर ऐसा रेखा दे देते हैं, इसका मतलब हुआ कि चाप को दर्शाएगा, और जब रेखा नहीं होगा तो वह जीवा को दर्शाएगा। तो यह फॉर्मूला हो गया इसका। आप इसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं, थोड़ा चाहेंगे तो और आगे बढ़ा सकते हैं। ए बी है तो ए बी लिखेंगे, और चाप जो ए बी होता है इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। आप इसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं, वेयर ए बी इक्वल टू क्या हो गया, जीवा हो गया, याद रखना है। तो वृत्तखंड संबंधित यही दो जानकारी है। फिर आगे नेक्स्ट चलिए बाबू, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वलय। वलय, जब दो सकेंद्रीय वृत्त मतलब दो वृत्त एक साथ आ जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, वलय। इसे सकेंद्रीय वृत्त भी कहते हैं। सकेंद्रीय जैसे दोनों का केंद्र जब एक हो, जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो, तो इस तरह के वृत्त को हम लोग सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। इसे हम लोग वलय भी कहते हैं। तो जब सकेंद्रीय वृत्त है तो इसमें त्रिज्या कितना होगा, 2 होगा। दोनों का केंद्र क्या होगा, एक ही होगा। देखो बाबू, यहाँ से अगर हम यहाँ मिलाते रहे हैं तो कौन सा वृत्त मिला है, छोटा वृत्त में, मतलब अंदर के वृत्त में इसकी त्रिज्या स्मॉल आर हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से इसी केंद्र से अगर बाहर के वृत्त मिला देंगे तो यह क्या कहलाएगा, कैपिटल आर कहलाएगा, कैपिटल आर कहलाएगा। तो इसमें दो सकेंद्रीय वृत्त है, इसमें त्रिज्या कितना हो गया, 2 हो गया। और इसमें देखिए बाबू इसमें क्या क्या पॉइंट हो सकता है। इसमें दोनों के द्वारा हय क्षेत्र क्या है, घिरा हुआ है। हय क्षेत्र, यह क्षेत्र क्या है, दोनों के मदद से घिरा हुआ है। इसी भाग को हम लोग वलय का क्षेत्रफल बोलते हैं। ये जो व्हाइट भाग है, इस जो दोनों दोनों वृत्त के द्वारा घेरा हुआ है, इन भाग घेरा हुआ है, ये वाला भाग घेरा हुआ है, ये वाला भाग, इसी भाग को क्या बोलते हैं, वलय का क्षेत्रफल। अर्थात हम लोग इसमें वलय का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। वलय कहने का मतलब सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वलय, वलय का क्षेत्रफल। आप सोचिए इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, जरा दिमाग लगा इसमें। तो एक तो पॉइंट आ रहा है इसको दिमाग लगाने में। फर्स्ट क्या है, आप स्पष्ट कर सकते हैं सर, ये 12 वाला जो वृत्त है इसके क्षेत्रफल में से छोटे वाला वृत्त के क्षेत्रफल घटा दीजिए, जो आएगा निश्चित है कि इसका आ जाएगा। अर्थात 12 वाला वृत्त है वो भी क्या है, मतलब जो बाहरी है आकृति है वो भी क्या है, वृत्त है। अंदर वाला आकृति क्या है, वृत्त है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2 वृत्त का क्षेत्रफल होगा, और घटाएंगे तो ये आएगा। तो बाहर वाला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाला के, पाई यहाँ आर है हुआ, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यह हो गया वलय क्षेत्रफल। आप चाहेंगे तो इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। ये फर्स्ट यह हो गया, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो एक और इसमें आगे बढ़ाने में क्या पॉइंट मिल रहा है देखेंगे, दोनों में पाई कॉमन मिल रहा है, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यह इसका फार्मूला, और इसका एक और फार्मूला यह हो गया। इसी बात को हम आगे बढ़ाएं। आप इसको कई तरह से बोल सकते हैं, इसको और चाहेंगे तो आगे बढ़ा सकते हैं। पाई है तो पाई लिखेंगे, आप देख रहे हैं दोनों ओर स्क्वायर है, जब भी दोनों ओर स्क्वायर है तो फर्स्ट वाला का ए पढ़ते, सेकंड वाला का बी, अर्थात हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फार्मूला पढ़े होंगे 6 या 7 क्लास में,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। यह भी एक फॉर्मूला हो गया। अगर आप सवाल इस वलय संबंधित बनाएंगे, क्षेत्रफल वलय के मतलब क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे आप, तो तीनों में से किसी एक फॉर्मूला के लागू करेंगे तो आपका आंसर चला आएगा। तो वलय संबंधित इसका यही जानकारी है। अब हम लोग अर्धवृत्त पढ़ेंगे। चलिए बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें अंतिम पॉइंट है अर्धवृत्त। वृत्त का आधा भाग ही अर्धवृत्त कहलाता है। सब क्योंकि शब्द में सारा परिभाषा छिपा हुआ है। अर्ध मतलब आधा, और किसका आधा, तो उसमें स्पष्ट है वृत्त। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा। वृत्त का जो आधा भाग होता है वही अर्धवृत्त कहलाता है। इसमें यहाँ से यहाँ का जो भाग होगा वह देखिए, ये आपका केंद्र हुआ, ध्यान देना इस बात को। तो यहाँ केंद्र से देख रहे हैं, ये जो रेखा है केंद्र से गुजर रहा है, परिधि के दो भाग का स्पर्श किया है, अर्थात क्या हो गया, यहाँ व्यास हो गया। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। और ये जो यहाँ से यहाँ है आर कहलाएगा। फिर यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, आर, मतलब यह आर है, यह भी क्या है, आर है। आप इसे भी आर कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, जरा देखिए इस फिगर से। फिगर में देख रहे हैं, इसमें एक व्हाइट भाग है, घेरा हुआ क्षेत्र का अंदर का व्हाइट भाग है, अर्थात व्हाइट भाग कथी कहते हैं हम लोग, जो अंदर वाला भाग होता है घेरा हुआ का अंदर का भाग क्या कहलाता है, वह आपका कहलाता है क्षेत्र। तो क्षेत्र से क्या निकलता है, क्षेत्रफल, अर्थात अर्धवृत्त का हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे। फिर क्या है, घेरा हुआ भाग है, चारों ओर से घेरा हुआ है, तो चारों ओर से कोई भी आकृति कोई भी वस्तु घेरा हो तो उसे हम लोग क्या समझते हैं, परिधि, अर्थात इसका परिधि भी निकलेगा। तो जानिए फर्स्ट होगा इसमें अर्धवृत्त। अर्धवृत्त ऐसे लिखेंगे या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो इसे याद नहीं करना है, इसको आपको वृत्त वाला अगर याद है तो उसके जरिए आपको याद हो जाएगा। आप वृत्त का फॉर्मूला पढ़े होंगे क्षेत्रफल का, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ओकरे आधा है, तो कोई सी का आधा कहता था बटा 2 लिख देते हैं, कोई सी का जब भी आधा कहे तो बटा 2 लिखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यह वृत्त हो गया, आई क्या है, अर्धवृत्त मतलब वृत्त के आधा, तो एक आधा कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यानी वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड है बाबू इसमें परिमिति अर्धवृत्त की परिमिति या परिधि कहो, परिधि इसको सी कहते हैं, चाहे तो यहाँ ए लिख सकते हैं, क्षेत्रफल को हमेशा ए कहते हैं। अब देखिए, अभी हम बताए हैं दुनिया के किसी भी आकृति का परिधि निकालना हो तो तरीका इस बात को आप दिमाग में रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे कि उसके चारों ओर के घेरा को जोड़ देंगे तो क्या होगा, उसकी परिधि निकल जाएगा या परिमाप निकल जाएगा। तो देखिए बाबू, इसमें अर्धवृत्त मतलब जो अर्धवृत्त है या क्या कौन कौन से पॉइंट से घिरा हुआ है, तो देख रहे हैं इस रेखा से घिरा हुआ है, इस रेखा से, और क्या हुआ है, व्यास से घिरा हुआ है। तो व्यास में कितना त्रिज्या होता है, 2 त्रिज्या अर्थात देखिए ना, आर प्लस आर तो व्यास हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 2r प्लस से, ये क्या है, ये आपका परिधि है। किसका परिधि, वृत्त का परिधि का आधा भाग है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, आप पढ़े होंगे, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, और उसी का कौन भाग है, आधा भाग है। इसका आधा करेंगे तो क्या होगा, 2 कट जाएगा, अर्थात क्या होगा, पाई आर आ गया। कोई चीज का आधा कहता है तो बाटा कभी करते हैं, 2 करते हैं। जब भी बाटा में 2 लिख देंगे तो वह आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखाना चाहिए, यहाँ पर लिखाएगा आपका पाई आर लिखाएगा। मतलब हुआ वृत्त के परिधि में आप 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, इसकी हाई जो रेखा है या परिधि का जो आधा भाग है, ये आधा भाग का मान निकल जाएगा। अब देखिए अब इसमें कॉमन ले लेंगे आप, कॉमन क्या है, आर, तो क्या बच जाएगा 2 प्लस पाई, अर्थात यही क्या हो गया, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र हो गया। आप इतना लिखे या इतना लिखे, ऐसे किताब में आपका इतना ही लिखा होगा, तो आप याद रखेंगे। और याद रखेंगे जितना आपको लिखवा दिए हैं, जो समझा दिए हैं, अगर आप अच्छी तरह से आप इसे मतलब वीडियो को देखेंगे और समझेंगे
तो निश्चित है कि आपको इस ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली संबंधित जो भी प्रश्न होगा आप खूब अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा देखेंगे, 3 बार में देखेंगे, एक बार ना आए तो 2 बार देखेंगे, 3 बार में देखेंगे, निश्चित है कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में ना आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे, जो भी पॉइंट समझ में आएगा उसको कमेंट में लिखेंगे, हम आपको उसको पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस प्रश्नावली का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तो वहाँ पर समझा देंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।